हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। बेटा अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर आपके ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7। जो आपका ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7 है बेटा, उस पेपर नंबर 7 का नाम है EIS-SM। दैट इज आपका जो ग्रुप 2 का पेपर नंबर 7 है, उस पेपर नंबर 7 का नाम है EIS-SM। सर EIS stands for enterprise EIS stands for enterprise information systems। EIS stands for enterprise information systems। and sir SM stands for strategic मैनेजमेंट। मींस आपका जो पेपर है EIS-SM, इस EIS-SM की कंप्लीट जो फुल फॉर्म है दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज योर पेपर नंबर 7 जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो सर ये जो आपका पेपर है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, दिस पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। दैट इज आपका EIS-SM का जो पेपर है, ये पेपर बेटा 100 नंबर का है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक, जिसमें से बेटा दो पार्ट है। वन पार्ट इज EIS, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड वन पार्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दो पार्ट को जोड़ के आपका ये पेपर बना 100 नंबर का। अब ये जो EIS वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑफ 50 मार्क्स, एज वेल एज SM वाला जो पार्ट है बेटा, दिस पार्ट इज ऑफ 50 मार्क्स। सर मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि EIS का जो वेटेज है दैट इज 50 नंबर का, SM का जो वेटेज है दैट इज 50 नंबर। दोनों को कंबाइन करके आपका पेपर पूरा का पूरा 100 नंबर का हो गया। क्लियर है सर? दैट इज 100 नंबर का आपका ये पूरा पेपर है, जिसमें से EIS वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, एज वेल एज SM वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 50 मार्क्स। दोनों को कंबाइन करके आपका पूरा एक पेपर बना, एंड दैट पेपर इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब सर क्या हमें अलग अलग पास होना है? नहीं बेटा, आपको अलग अलग पास नहीं होना। आपके पास बेटा 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आएगा, दैट इज 100 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर आपको एक मिलेगा, और लेकिन बेटा आपको जो आंसर शीट्स हैं, आंसर शीट्स आपको मिलेंगी दो। एक आंसर शीट में आपको EIS का कंटेंट लिखना होगा, और एक आंसर शीट में आपको SM का कंटेंट लिखना होगा। इसका मतलब सर एक क्वेश्चन पेपर आएगा सिंगल, उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A EIS होगा, पार्ट B SM होगा। EIS का जो कंटेंट है वो 50 नंबर का है, SM का जो कंटेंट है वो 50 नंबर का। आपको बेटा क्वेश्चन पेपर तो एक मिलेगा, लेकिन बेटा जो आपको आंसर शीट्स हैं, वो बेटा आंसर शीट्स आपको मिलेंगी दो। एक आंसर शीट में आपको EIS का कंटेंट लिखना होगा, और एक आंसर शीट में आपको SM का कंटेंट लिखना होगा। ये जस्ट कुछ बेसिक चीजें हैं जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं। अब सर दूसरी बात, ये जो बेटा आपका 100 नंबर का पेपर है, ये जो बेटा आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, इस 100 नंबर के पेपर में से 30 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा MCQ बेस्ड आएंगे। रेस्ट कितना बचा बेटा? 70 मार्क्स। जो आपके बेटा 70 मार्क्स हैं, वो बेटा क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। दैट इज 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 100 में से 30 नंबर के जो क्वेश्चंस है बेटा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, दैट इज MCQ बेस्ड आएंगे। रेस्ट कितना बचा बेटा? 70 नंबर। 70 नंबर का जो पेपर है बेटा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर यहां तक सर? दूसरी बात सर, ये जो बेटा 30 नंबर के MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ये जो मैंने लिखा है 100 में से 30, ये 30 नंबर के MCQ कैसे आएंगे बेटा? जो आपका EIS का 50 नंबर का कंटेंट है,
उस 50 में से 15 नंबर के क्वेश्चंस तो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, रेस्ट 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ईआईएस से डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऐसी बेटा एसएम का जो कंटेंट है, उस एसएम के कंटेंट में से 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, रेस्ट 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि सर पेपर नंबर जो 7 है, इस पेपर नंबर 7 में से आपके 100 नंबर के पेपर में से बेटा 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। और वो 30 नंबर के एमसीक्यू कैसे डिवाइड हुए हैं बेटा? 50 नंबर का जो ईआईएस का कंटेंट है उसमें से 15 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और 50 नंबर का जो एसएम का कंटेंट है उसमें से 15 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर पेपर 1 आएगा, आंसर शीट 2 मिलेंगी, अलग अलग पास नहीं होना सर। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको ईआईएस में कितने मार्क्स मिले, आपको एसएम में कितने मार्क्स मिले, क्योंकि जब आपके मार्क्स आएंगे तो आपके लिख के आएंगे पूरे ईआईएस एसएम। ईआईएस एसएम में 100 नंबर में से आपके इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। क्लियर है सर? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताई हैं। दूसरी बात सर, मैं छोटा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं सर। माय नेम इज सौरभ विग, आई हैव कंप्लीटेड एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर है? दैट इज मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद बेटा ऑलमोस्ट मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं मैं, फाइनल लेवल पे भी मैं पढ़ाता हूं बेटा, एज वेल एज बेटा इंटरमीडिएट लेवल पे भी मैं पढ़ा रहा हूं। ऑलमोस्ट 10 इयर्स से ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया। अगर मैं बात करूं सर मेरी क्लासेस कहां चलती हैं, मेरठ सेंटर पे भी मेरी क्लासेस चलती हैं सर, एज वेल एज दिल्ली लक्ष्मी नगर भी मेरी क्लासेस चलती है बेटा, एज वेल एज बेटा मेरी चंडीगढ़ भी फेस टू फेस क्लासेस चलती हैं। अगर मैं बात करूं सर, ये जस्ट एक ब्रीफ मैंने छोटा सा अपना इंट्रो दिया है। अब एक चीज सर, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईआईएस से। आज मैं एसएम की कोई बात नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट करेंगे बेटा ईआईएस से, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक चीज बता दूं सर, हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, बिफोर स्टार्टिंग में आपको एक चीज बता रहा हूं, हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। कॉन्सेप्चुअल का सिंपल सा मतलब है सर, मैं रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मेरा सिंपल सा मानना यह है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी बेटा आप एमसीक्यू इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और हमारा मेन टारगेट क्या है सर, 30 नंबर के जो एमसीक्यू हैं, इस 30 नंबर में से हम लोग बेटा बहुत इजीली 25 नंबर एमसीक्यू में लाएं। बिल्कुल वर्स्ट केस में बता रहा हूं, रेस्ट 70 नंबर में से हम लोग 40 नंबर आराम से लाएं, बिल्कुल वर्स्ट केस। अगर आप 25 नंबर एमसीक्यू में ले आते हो और 40 आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में लाते हो, तो कंबाइन करके बेटा आपके मार्क्स हो गए 65। दैट इज एग्जेम्पशन लाना बहुत आसान है इस पेपर के अंदर। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा सर, पढ़ते टाइम हमारा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको क्रैमिंग नहीं करवाऊंगा। दूसरी चीज सर, मेरी क्लास के अंदर सर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और आपको अपने साथ एक हाइलाइटर रखना पड़ेगा। हाइलाइटर मतलब हाईलाइट करने के लिए एक हाइलाइटर जो होता है। रजिस्टर क्यों मेंटेन करना पड़ेगा सर, मैं बेटा क्लास के अंदर आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं उस क्लास के अंदर आपको नोटिंग कराऊंगा। नोटिंग दैट इज, मेरी क्लास के अंदर मैं आपके नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा, और जब मैं नोटिंग करवा रहा हूं तो मैं कुछ कीवर्ड्स बोलूंगा। कीवर्ड्स का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। हाईलाइट करने से क्या फायदा है सर, एक्चुअल में नोटिंग, पहले हम लोग नोटिंग की बात करते हैं। नोटिंग से यह फायदा है कि सर आपके क्लास में ही नोट्स बन जाएंगे, आपके खुद के हैंड रिटन। ठीक है, जो नोट्स मैं आपके पूरे के पूरे स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही लिखवाऊंगा। दूसरी बात सर, हैंड रिटन नोट्स से जब आप रिवाइज करोगे सेल्फ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक, दूसरी बात सर, जब नोटिंग कर रहे होगे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैं क्या करवाऊंगा, जिनको हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स ना बोल के कीवर्ड्स बोलते हैं,
उन कीवर्ड्स को मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। हाईलाइट करने से यह फायदा है सर, आपको वो कीवर्ड्स अपने आंसर शीट्स में एग्जाम के टाइम पे क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। बिकॉज एक बिल्कुल सिंपल सा फंड है आपके इंस्टीट्यूट का, आपको मार्क्स तभी मिलते हैं थ्योरी में जब आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे अपने आंसर्स में। एक बात याद रखना सर, आपके इंस्टीट्यूट का फंड है थ्योरी में मार्क्स ऑब्टेन करने का बेटा, सिंपल सा फंड है, आपको वो जो कीवर्ड्स हैं वो अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे। विदाउट कीवर्ड्स आपको मार्क्स इजीली नहीं मिलेंगे। तो बेटा हमें तो मार्क्स छीनने हैं, क्लियर है सर। तो एक चीज मेरी क्लास में क्या रहेगा बेटा, मैं कॉन्सेप्चुअली फोकस कराऊंगा चीजों को, मैं रेक्टिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा। दूसरी बात सर, मैं बेटा क्लास में नोटिंग कराऊंगा, तो अपने साथ एक रजिस्टर रखोगे और अपने साथ एक हाइलाइटर रखोगे, क्लियर है। हाइलाइटर रखोगे, जब मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने को बोलूंगा तो आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लो, या अगर हाइलाइटर नहीं है तो आप किसी दूसरे कलर के पेन से, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से आप नोट्स बना रहे हो तो आप रेड कलर के पेन से कीवर्ड्स को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। दिस इज द मेन फंडा। बिफोर स्टार्टिंग में आप लोगों को से कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर है सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, आपका जो पेपर नंबर 7 है उस पेपर नंबर 7 में EIS वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी सर, ये कुछ बेसिक चीजें इसलिए बताई थी बिफोर स्टार्टिंग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर है सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आपका EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अगर मैं बात करूं आपका जो पेपर है दैट इज EIS, एंटरप्राइज, फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सर सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्या है, हमें क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर, और ये सब्जेक्ट हमारे CA के कोर्स के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सर सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, एक चीज, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम्स। सिंपल सा मतलब है, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम्स। सर क्या मतलब है, सर हमें इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। दैट इज दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम्स। सिंपल टर्म्स में बात करूं तो कंप्यूटर से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। सर ये सब्जेक्ट हमारे CA के कोर्स करिकुलम में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, एक चीज सोचो, प्रैक्टिकली बात करूं, मुझे एक बार बताओ, अभी तक क्लास के अंदर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक, क्लास के अंदर आपने अकाउंटिंग करी, क्लास के अंदर आप लोगों ने बेटा कॉस्टिंग जो भी करी, क्लास के अंदर आप जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो भी आप कॉस्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो बेटा, जो भी आप टैक्सेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, मुझे बताओ क्लास के अंदर आप ये जितना भी काम कर रहे हो ये सारा का सारा काम आप लोग कर रहे हो बेटा कैसे, मैनुअली। सर मैनुअली मतलब आप सारी कैलकुलेशन मैनुअली तो करते हो, लेकिन एक बार मुझे बताओ बेटा, CA बनने के बाद, CA बनने के बाद आइदर आप जॉब करो, आइदर आप जॉब करो, या बेटा CA बनने के बाद आप प्रैक्टिस करो। जो भी आप काम करोगे मुझे बताओ, चाहे जॉब करोगे चाहे प्रैक्टिस करोगे, सारा का सारा काम आपको करना पड़ेगा किसके थ्रू बेटा, कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। आप मुझे बताओ ना, आप अभी तक अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम करते हो क्लास में वो करते हो मैनुअली, लेकिन बेटा CA बनने के बाद अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो उस काम को करने के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, दैट सॉफ्टवेयर इज टैली, अगर आपने नाम सुना। बेटा आप टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस करते हो वो सारी कैलकुलेशंस करते हो बेटा अभी तक क्लासरूम में मैनुअली, लेकिन इन फ्यूचर CA बनने के बाद आप जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड काम करोगे वो सारा काम करोगे बेटा कंप्यूटर्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, जिसको सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कंप्यूटराइज सिस्टम्स। तो इन फ्यूचर बेटा आप लोगों को कंप्यूटराइज सिस्टम्स पे सारा काम करना है। जब आप फ्यूचर में कंप्यूटराइज सिस्टम्स पे काम करोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइज सिस्टम्स की।
तो इस चीज को दिमाग में रख के आपके सीए के कोर्स करिकुलम में बेटा ईआईएस सब्जेक्ट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मेनली इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्यूचर में आप सीए बनने के बाद यूज करोगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे आप फ्यूचर में काम करोगे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। दिस इज व्हाट योर सब्जेक्ट EIS इज ऑल अबाउट। एक चीज याद रखना सर, अगर इसको आप समझ के पढ़ोगे तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। क्लियर है सर? तो दिस इज व्हाट योर सब्जेक्ट EIS इज ऑल अबाउट। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर EIS सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि फ्यूचर में सीए बनने के बाद बेटा आपको कौन से सिस्टम्स पे काम करना है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स पे काम करना है। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स की नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है? जस्ट सर बिल्कुल बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आपके सिलेबस से। अगर मैं बात करूं सर आपका जो EIS का सिलेबस है, ये सिलेबस बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट का मतलब क्या है सर, एक पोर्शन तो आपका थ्योरी है और एक पोर्शन सर आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर थ्योरी नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हम लोग क्लास में ही करेंगे। अब अगर हम लोग थ्योरी की बात करें सर, थ्योरी के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट जो चैप्टर आपके सिलेबस में है दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल मैं आपको सिलेबस और चैप्टर्स बता रहा हूं कौन कौन से। सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में दैट चैप्टर इज बेटा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग systems. That is the second chapter. First one is automated business process, second one is financial and accounting systems. Third chapter जो आपके syllabus में है that is information systems and its components. Information system and its components. This is the third chapter जो आपके सिलेबस में। ठीक, फोर्थ जो चैप्टर है, नाम सुना बेटा आप लोगों ने, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो फोर्थ चैप्टर आपका वही है ई कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। कुछ बेटा टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। और लास्ट जो चैप्टर है, फिफ्थ जो चैप्टर है बेटा, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट बैंकिंग है। दैट इज फिफ्थ चैप्टर प्योर बैंकिंग है, जिसका नाम है बेटा कोर बैंकिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको हम लोग बोलते हैं CBS। दिस इज द लास्ट चैप्टर जो आपका थ्योरी में, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो सर आपको थ्योरी में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, दूसरा बेटा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, fourth one is e-commerce and emerging technologies, and last one is core banking systems. This is the 5 chapters जो आपको थ्योरी में पढ़ने। This completes your whole syllabus of EIS. सर क्या 5 चैप्टर है? हाँ बेटा 5 चैप्टर है। आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल को उठा के देखिए, आपको 5 चैप्टर्स दिखेंगे। और ये सीक्वेंस मैंने वही लिखी है जो आपके स्टडी मॉड्यूल की सीक्वेंस है। दूसरी बात करें सर प्रैक्टिकल, बेटा ये प्रैक्टिकल कोई चैप्टर नहीं है, ये जो प्रैक्टिकल मैंने लिखा है ये बेटा टॉपिक्स हैं। ये बेटा 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक
जिसमें थ्योरी नहीं है। फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा फ्लो चार्ट्स। ये बेटा टॉपिक है, ये इस टॉपिक के अंदर कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। हम लोग क्लास में ही करेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सेकंड वन इज फ्लो चार्ट्स के अलावा बेटा एक और टॉपिक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएफडी। डीएफडी की फुल फॉर्म होती है सर डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम, ये जो दो मैंने आपके सामने लिखे हैं सर, दीज आर दी टू टॉपिक्स जिनके अंदर थ्योरी नहीं पढ़नी, टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अब सर एक चीज कान खुले, ये दोनों जो प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर चैप्टर नंबर 1 में थ्योरी भी है, एज वेल एज बेटा चैप्टर नंबर 1 में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है जो हमें क्लास में कंप्लीट करना है। रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं 2, 3, 4, 5, इसके अंदर बेटा प्योर थ्योरी है। क्लियर है सर? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब सर एक चीज याद रखना, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। रीजन आपके इंस्टीट्यूट का क्या पॉइंट है सर, हर चैप्टर से इक्वल वेटेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर चैप्टर से बेटा इक्वल वेटेज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब सर हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द सिलेबस ऑफ ईआईएस। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। कौन सा बेटा? ईआईएस का सिलेबस है। अब सर इस सिलेबस को मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अपने मॉड्यूल को उठा के देखना, आपको मॉड्यूल के अंदर बेटा ये 5 चैप्टर्स दिखेंगे। अलग से आपको ये प्रैक्टिकल कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा, बिकॉज दीज प्रैक्टिकल टॉपिक्स आर इन चैप्टर नंबर 1। तो दिस इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ ईआईएस। क्लियर है सर? अगर किसी को नोट करना है तो बेटा फटाफट नोटिंग कर लो सिलेबस की। तो आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लो। अगर आज की क्लास में आपके पास रजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं भी नोटिंग कर लो। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा उन पेपर्स को जहां पे नोटिंग करोगे, उन पेपर्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने रजिस्टर के साथ अटैच कर लेना। हाइलाइटर नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई दूसरे कलर के पेन से जब मैं अंडरलाइन करवाऊंगा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। तो सबसे पहले आपके सामने बेटा जो मैंने सिलेबस लिखा है, इस सिलेबस को बेटा फटाफट नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लो। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 से। अब एक मिनट, चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये चैप्टर सबसे पहले हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो हम लोग रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स इजीली समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज इस चैप्टर से बाकी के सारे चैप्टर्स का लिंकेज है। तो एक चीज से कंफ्यूज मत होना सर, मॉड्यूल के अंदर तो चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है, लेकिन हम लोग तो बेटा कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्लियर है सर? तो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट आप लोग बेटा इसको क्या कर लो, नोट करो फटाफट। ये सिलेबस है, फिर स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 से। और एक चीज याद रखना सर, कहीं ना कहीं आप चीजों को समझते रहिए। बहुत इजी है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजीली आप इसमें अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हो, ला सकते हो। क्लियर है सर? आप पढ़ के देखिए। और एक चीज और सर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो सर एक बात याद रखना सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर किसी का कंप्यूटर से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको फेसबुक खेलना तो आता होगा, बस उतना ही चाहिए। फेसबुक तो सारे खेलते होंगे, ठीक। अगर आप लोग फेसबुक चलाना आता है आप लोगों को तो बस उतना ही चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें कंप्यूटर्स नहीं आता, हमने 11-12 में हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं था। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जगह मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आगे सिलेबस नोट कर।
फटाफट। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3। तो दिस इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ EIS इज ऑल अबाउट। ये आपका पूरा EIS का सिलेबस है। टोटल 5 चैप्टर्स है। वन इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, वन इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, वन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, one is e-commerce and emerging technologies, and last one is core banking systems. core banking systems क्लियर है सर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 से। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 से। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स and its components. Information system and its components. This is the chapter number 3. सर इस चैप्टर को हमें इसलिए स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये चैप्टर बेसिक है। तो अगर आप लोग ये बेसिक चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे आपको बाकी के चैप्टर्स इजीली समझ नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक चीज सर, जब भी हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं उसका एक चार्ट बनवाऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें क्या क्या पढ़ना है मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है सर। सबसे पहला टॉपिक दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर टॉपिक के बाद इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के बाद इसी चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है दैट इज सॉफ्टवेयर। इसके बाद बेटा इसी चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है दैट इज DBMS। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज कंट्रोल्स। अगर मैं बात करूं सर, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक चार्ट। उस चार्ट के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि उस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज हार्डवेयर। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है सर नेटवर्क्स। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है सर सॉफ्टवेयर। फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है सर DBMS। और फिफ्थ टॉपिक हमें पढ़ना है सर कंट्रोल्स। दीज आर दी 5 टॉपिक्स विच कवर्स योर चैप्टर नंबर 3। अब सर सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे पूरे चैप्टर का। फिर जैसे ही मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक का अपना अलग पूरा क्या बनेगा एक चार्ट। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। चार्ट से ये फायदा रहेगा कि जब आप सेल्फ रिवाइज करोगे तो चार्ट्स को देख के आप इजीली क्या कर सकते हो सर, इजीली आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द चार्ट ऑफ द चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का चार्ट है। अब हम लोग जब हार्डवेयर टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, हार्डवेयर टॉपिक का अपना अलग क्या बनेगा? चार्ट बनेगा। तो जल्दी से बेटा इस चार्ट को कॉपी कीजिए। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके टॉपिक हार्डवेयर से। जल्दी से बेटा स्टार्ट कीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चैप्टर नंबर 3 के इस चार्ट को कॉपी कीजिए जिसमें 5 टॉपिक हैं। वन इज हार्डवेयर, वन इज नेटवर्क्स, वन इज सॉफ्टवेयर, वन इज DBMS एंड लास्ट वन इज कंट्रोल्स। अब एक एग्जांपल कह रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बेटा DBMS मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि यही पढ़ के जाना है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे भी MCQ, उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो भी पॉसिबल MCQ है क्लास में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जल्दी से बेटा इस चार्ट को बनाइए चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें टोटल बेटा 5 टॉपिक हैं। टॉपिक 1 हार्डवेयर, टॉपिक 2 नेटवर्क्स,
टॉपिक 3 सॉफ्टवेयर, टॉपिक 4 डीबीएमएस, क्या फुल फॉर्म है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टॉपिक 5 कंट्रोल्स, टॉपिक 5 इज कंट्रोल्स। So these are the 5 topics under your chapter number 3 and chapter number 3 का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। हो गया? अरे हो गया मालिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या है। देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1 जो है, टॉपिक 1 जो है दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर आप सामने देखिए, फिर इसको कॉपी करवाऊंगा। सर हार्डवेयर टॉपिक का अपना अलग क्या बनेगा? चार्ट बनेगा। फिर नेटवर्क टॉपिक जो सेकंड स्टार्ट करेंगे उसका चार्ट बनेगा। इस तरीके से मैं आपके चैप्टर्स के भी चार्ट बनवाऊंगा एज वेल एज टॉपिक्स के भी चार्ट। अब अगर मैं बात करूं सर हार्डवेयर टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका एक चार्ट बनवा रहा हूं। हार्डवेयर टॉपिक में हमें पढ़ना है सबसे पहले बेटा एक टॉपिक इनपुट डिवाइसेस। दूसरा बेटा हार्डवेयर के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है सर प्रोसेसिंग डिवाइस। मैं डिवाइसेस नहीं बोल रहा, डिवाइस बोल रहा हूं। तीसरा हार्डवेयर के अंदर हमें पढ़ना है सर एक टॉपिक आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। एंड लास्ट हार्डवेयर के अंदर हमें टॉपिक पढ़ना है सर स्टोरेज डिवाइसेस। क्या पढ़ना है सर? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को कई बार हम लोग बेटा मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मेमोरी। तो हार्डवेयर के अंदर बेटा टोटल आपको 4 चीजें पढ़नी है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। सर इनपुट डिवाइसेस में आपको डिवाइस पढ़नी है कीबोर्ड। सर कीबोर्ड भी हमारे सिलेबस में है। हाँ बेटा हमारे सिलेबस में कीबोर्ड, हमारे सिलेबस में माउस। इसके अलावा आपको पढ़ना है माइक, और इसके अलावा आपको पढ़ना है एक डिवाइस दैट इज स्कैनर। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमें पढ़ना है एक ही डिवाइस दैट इज सीपीयू। नाम सुनो अगर आप लोगों ने। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कई बार हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, कई बार हम लोग खाली प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर या खाली प्रोसेसर या सीपीयू। आउटपुट डिवाइसेस में हमें पढ़नी है प्रिंटर सर, दूसरी पढ़नी है स्पीकर सर, तीसरी पढ़नी है वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो को कई बार हम लोग स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक। स्टोरेज डिवाइसेस में हमें 3 पढ़नी है। पहली पढ़नी है सर प्राइमरी, दूसरी पढ़नी है सर सेकेंडरी, और लास्ट पढ़नी है सर इंटरनल। तो हार्डवेयर टॉपिक के अंदर आपको टोटल कितनी चीजें पढ़नी है सर? हार्डवेयर टॉपिक में आपको पढ़ना है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कितनी? 4, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें बेटा एक ही पढ़नी है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में कितनी पढ़नी है सर? 3। 1 इज प्रिंटर, 1 इज स्पीकर, 1 इज वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको स्क्रीन भी बोलते हैं। और लास्ट आपको पढ़नी है सर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी। कितने तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस पढ़नी है? 3, प्राइमरी,
सेकेंडरी, इंटरनल। तो ये मैंने आपके सामने जो बनाया है, दिस इज योर द चार्ट ऑफ योर टॉपिक हार्डवेयर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाला चार्ट क्या था? इससे पहले वाला चार्ट था चैप्टर नंबर 3 में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। हर टॉपिक का अपना अलग क्या बनेगा, इंडिविजुअल चार्ट बनेगा। तो एक काम करो बेटा, फटाफट आप इस चार्ट को कॉपी करो, फिर स्टार्ट करते हैं सर हार्डवेयर से, फिर स्टार्ट करते हैं सर इस टॉपिक से। अब एक चीज सर, आप नोटिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी, रिटेन हो जाएंगी, क्लास में याद हो जाएंगी कि हमें सर कौन से टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। तो आप खुद सेल्फ जब नोटिंग करते हो, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। और वापस बोल रहा हूं सर, एट द एंड आपको पूरा EIS क्लास के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। तो एक बात याद रखना है सर, अगर आप नोटिंग कर रहे हो तो नोटिंग करने से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन बेटा बहुत बेनिफिट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आप खुद रियलाइज करोगे, जैसे जैसे आप लोग नोटिंग करते रहोगे आपको चीजें याद होती रहेंगी। तो फटाफट बेटा एक काम करो, टॉपिक नंबर 1 जो स्टार्ट किया हार्डवेयर, इसका एक चार्ट बना लो जो मैंने आपके सामने बनाया है। फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के ये जो 4 टाइप्स हैं, इन चारों टाइप्स को फटाफट बेटा इस चार्ट को कॉपी करो। और अगर वापस बोल रहा हूं सर, अभी फिलहाल के पास किसी के पास अगर रजिस्टर नहीं है, फर्स्ट क्लास है, रजिस्टर नहीं है, हाइलाइटर नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं भी पेपर पे नोटिंग कर लो। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में रजिस्टर में उस पेपर को अटैच कर लेना, जिससे आपके वो जो नोटिंग है दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। हाइलाइटर नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, किसी भी दूसरे कलर के पेन से, सपोज करो ब्लू कलर से आप लिख रहे हो तो रेड कलर से के पेन से आप लोग, जब अब मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करवाऊंगा तो उनको हाईलाइट कर लेना। जल्दी से चार्ट को ड्रॉ करो। और बेटा अगर किसी का छूट जाता है तो स्क्रीन को पॉज करके पॉज कर लो स्क्रीन को, और उसके बाद आप इस चार्ट को कॉपी कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डवेयर टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस जो रहते हैं, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस को समझने से पहले हमें बाकी की 3 डिवाइसेस भी समझनी पड़ेंगी। फिर वही बात है जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सर वही पढ़ के जाना है या उसी से क्वेश्चन आएंगे, बाकी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ऐसा जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, खाली वही पढ़ के नहीं जाना, कंडीशन अप्लाई। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर आपने बोला था इंपॉर्टेंट है, हम तो सिर्फ वही पढ़ गए। नहीं बेटा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। हो गया? हाँ जी, चलिए एक काम करना, अगर किसी का चार्ट अगर ड्रॉ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, स्क्रीन को आप पॉज करके चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं सर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने हार्डवेयर टॉपिक का चार्ट बनाया है, हार्डवेयर टॉपिक से बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर? सर हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज सर, हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर का मतलब है वो सारे कंपोनेंट्स, समझो सर, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के, दैट कॉन्स्टिट्यूट, वो सारे कंपोनेंट्स या वो सारे पार्ट्स जिनको जोड़ के हम अपना कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स, उन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। सर क्या मतलब हुआ? मैं कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने जा रहा हूं, तो जब कंप्यूटर सिस्टम परचेज करूंगा तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, और इन सारे कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, इन सारे कंपोनेंट्स को बोलते हैं हार्डवेयर। अब एक पॉइंट सर, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हो, आप इनको फील कर सकते हो, आप इनको देख सकते हो। क्या लिख रहा हूं सर?
इन सारे कंपोनेंट्स को आप टच कर सकते हो, इन सारे कंपोनेंट्स को आप फील कर सकते हो, इन सारे कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो। इसलिए ये सारे कंपोनेंट्स कैसे होते हैं सर? फिजिकल। कैसे कंपोनेंट्स होते हैं? फिजिकल या बेटा टेंजिबल। फिजिकल कंपोनेंट्स या फिजिकल की जगह वर्ड क्या लिखते हैं? टेंजिबल कंपोनेंट्स। तो डेफिनेशन क्या निकल रही है? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। वो सारे फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे कंपोनेंट्स को बोलते हैं हार्डवेयर। तो डेफिनेशन निकल रही है सर, हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। फुल स्टॉप। अब सर कितने तरीके के हार्डवेयर पढ़ने हैं? मैंने चार्ट बनवाया, देखो। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस। तो वापस आ रहा सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। फुल स्टॉप। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है सर डेफिनेशन? अब कीवर्ड क्या निकल रहा है हार्डवेयर में सर? टेंजिबल कंपोनेंट्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? योर हार्डवेयर। अब आप सर रिकॉल करो बिना देखे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। फुल स्टॉप। कितने तरीके के हार्डवेयर हैं? हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: input devices, processing device, output devices and storage devices. This is the definition of your hardware. क्लियर है सर सबको डेफिनेशन? जल्दी से डेफिनेशन को अपडेट करो, फिर हम लोग सबसे पहली डिवाइस पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो हेडिंग डालो सर हार्डवेयर। नोटिंग करवा रहा हूं तो हेडिंग डालो सर हार्डवेयर। हार्डवेयर डैश डाल के लिखो सर, हार्डवेयर आर दी टेंजिबल, ब्रैकेट में लिख लो फिजिकल। हार्डवेयर आर दी टेंजिबल, ब्रैकेट में लिखो फिजिकल। हार्डवेयर आर दी टेंजिबल, ब्रैकेट में फिजिकल, ब्रैकेट बंद, कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। Hardware are the tangible components that constitute a computer system. That constitute a computer system. Full stop. Underline the word beta tangible components. Underline the word beta tangible components. Tangible का मतलब जिन components को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसलिए वर्ड निकल के आ रहा है टेंजिबल कंपोनेंट्स। तो हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। फुल स्टॉप। कंटिन्यूएशन में लिखो, हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। लिखो आगे, हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस। ध्यान से लिखना सर, प्रोसेसिंग डिवाइस। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसका मतलब हार्डवेयर कितने टाइप्स के हैं? 4। तो हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर। क्लियर है सर सबको? अब इसके अंदर हेडिंग डालो हार्डवेयर में। पहली फर्स्ट हेडिंग डालो सर इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट हेडिंग डालो इनपुट
डिवाइसेस। सबसे पहली डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सर इनपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ रहे हैं सर? इनपुट डिवाइसेस। अब सर इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमें चार पढ़नी है, चार देखना अपना, चार कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर। सबसे पहले सर इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखते हैं। सर इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? सर इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कराए? इंस्ट्रक्शंस। मींस इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आप खुद सोचो ना, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो या नहीं देते? तो कीबोर्ड इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है उन डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? लेकिन डेफिनेशन क्या निकलेगी टेक्निकली? इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। कीवर्ड क्या निकल रहा है सर? इंटरैक्ट। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। अब सर इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहली इनपुट डिवाइस जिसको बोलते हैं सर कीबोर्ड। सबसे पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। आप मुझे बताओ सर, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, इसका मतलब आप कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मींस कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर रहे हो। अब मुझे बताओ कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन किस किस टाइप का देते हो कंप्यूटर को? कीबोर्ड से आप अल्फाबेट टाइप कर सकते हो, ABCD। कीबोर्ड से आप नंबर टाइप कर सकते हो, नंबर 0 से लेकर 9 तक। और कीबोर्ड से आप @ प्लस माइनस भी टाइप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। क्या बोलते हैं सर? स्पेशल सिंबल्स। @ प्लस माइनस कॉमा, इन सबको बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। अब वापस बोलो सर, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इनटू अल्फाबेटिक फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म एंड स्पेशल सिंबल्स फॉर्म। लेकिन पॉइंट क्या है? आपका मॉड्यूल क्या कहता है? आपका मॉड्यूल इन तीनों को एक ग्रुप में डाल देता है और उस ग्रुप को बोलता है टेक्स्ट। इसका मतलब सर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इनटू टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। तो कीवर्ड क्या निकल रहा है? कीवर्ड टेक्स्ट। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इनटू टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट। क्लियर? अब आपसे पूछता है टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स। सेकेंड इनपुट डिवाइस पे आते हैं। सेकेंड इनपुट डिवाइस इज माउस। सर माउस देखा है? हाँ जी सर देखा है। माउस से इनपुट किस टाइप का देते हो? माउस से इनपुट किस टाइप का जाता है? अब सर जब आप माउस को मूव करते हो तो आपकी स्क्रीन पे जो एरो होती है, एरो, इस एरो को बोलते हैं बेटा कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। जब आप माउस को मूव करते हो तो आपकी स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है। अब मुझे बताओ सर, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर देखा हो, स्टार्ट, माई डॉक्यूमेंट। आप क्या करते हो? आप कर्सर, माउस को मूव करते हो, कर्सर को ले जाते हो माई कंप्यूटर पर, क्लिक करते हो, क्लिक। इसका मतलब आपने माउस के थ्रू क्या करा? बहुत सारे ऑप्शन थे आपकी स्क्रीन पे, उन ऑप्शन में से आपने सिंगल ऑप्शन को क्या किया बेटा? सिलेक्ट किया। और उस सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक किया। इसका मतलब माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच प्रोवाइड इनपुट इनटू या विच प्रोवाइड इनपुट इनटू सिलेक्शन फॉर्म। दैट इज माउस प्रोवाइड इनपुट इनटू सिलेक्शन फॉर्म। कीबोर्ड प्रोवाइड्स इनपुट इनटू टेक्स्ट फॉर्म। माउस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन पर्पस। बहुत सारे ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन को माउस के थ्रू क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो। तो माउस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन पर्पस। क्लियर है सर? थर्ड आते हैं माइक। बिल्कुल सिंपल।
आप माइक से भी तो इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को। आप मुझे तो माइक से इनपुट किस टाइप का दोगे, माइक से तो बोलोगे ही। तो माइक इज यूज फॉर ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट, ऑडियो या वॉइस। लास्ट आता है बेटा स्कैनर। एक और इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर। क्या होती है बेटा? स्कैनर। स्कैनर देखा है बेटा किसी ने? अगर स्कैनर नहीं देखा तो ये सोच लो, जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है ना, उसका साइज स्मॉल कर दो, थोड़ा सा छोटा साइज कर दो, उसी तरीके की डिवाइस होती है स्कैनर। सर स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाता है? स्कैनर क्या करता है? अब आप कहोगे सर स्कैनर स्कैन करता है, तो बेटा स्कैनर स्कैन करता है, लेकिन स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाएगा? तो एक चीज वापस बोल रहा हूं सर, स्कैनर से इनपुट किस टाइप का जाएगा? लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज मेरे पास ये कुछ पेपर है, ये कुछ पेपर पे कोई लिखा हुआ है कंटेंट। सर इस पेपर के कंटेंट को मुझे कंप्यूटर में इनपुट करना है, इनपुट। अब मुझे बताओ, जो पेपर पे लिखा है इसको कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो पहला ऑप्शन कीबोर्ड से टाइप कर सकता हूं। जब मैं कीबोर्ड से टाइप करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो बेटर ऑप्शन क्या है? जो पेपर पे लिखा है इसको मैं स्कैनर पे रखता हूं ऐसे। स्कैनर में एक लेजर लाइट आती है। क्या आती है सर? लेजर लाइट। और जो भी ये पेपर पे लिखा होगा इसकी क्या क्लिक करेगा स्कैनर? फोटो। और उस फोटो को कंप्यूटर में क्या कर देगा? इनपुट कर देगा। इसका मतलब सर स्कैनर ने क्या करा? स्कैनर ने क्या क्लिक करी? फोटो। और उस फोटो को कंप्यूटर में इनपुट कर दिया। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, फोटो की जगह हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं? इमेज। स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। मतलब स्कैनर ने क्या करा? स्कैनर ने जो भी कंप्यूटर में इनपुट किया वो किस फॉर्म में किया बेटा? फोटो की फॉर्म में। फोटो की जगह वर्ड क्या लिखोगे सर? इमेज। अब एक चीज और, स्कैनर के अंदर ही एक पॉइंट है, जो भी आपके सामने बेटा ये पेपर की फॉर्म में था, जो भी आपके सामने ये पेपर की फॉर्म में लिखा था, इसको बोलते हैं बेटा हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं सर? हार्ड कॉपी। जो भी आपके सामने पेपर की फॉर्म में होता है इसको क्या बोलते हैं सर? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी को आपने किस पे रखा? स्कैनर पे रखा। स्कैनर ने इस हार्ड कॉपी की क्या क्लिक करी? इमेज। और इमेज को कंप्यूटर में इनपुट कर दिया। और जब कंप्यूटर में कोई चीज जाती है उसको बोलते हैं बेटा सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर ने क्या करा सर? इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करा बेटा? कन्वर्ट किया। स्कैनर ने क्या करा? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया। अब सर व्हाट इज हार्ड कॉपी? जो भी पेपर की फॉर्म में, इसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। जो भी कंप्यूटर के अंदर है या कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले है इसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। तो मैंने इस हार्ड कॉपी को स्कैनर पे रखा, स्कैनर ने इस हार्ड कॉपी की क्या बनाई? इमेज। और कंप्यूटर में इनपुट कर दी। और कंप्यूटर में इनपुट करते ही वो क्या बन गई बेटा? सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर प्रोवाइड्स इमेज बेस्ड इनपुट, फुल स्टॉप। स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। क्लियर है सर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर इनपुट डिवाइसेस। तो वापस आ रहा हूं सर, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। पहली कीबोर्ड। कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, numeric, special symbols. Second, mouse. Mouse helps in selection based input. Third, mic. Mic helps in audio or voice based input. Fourth, scanner. Scanner helps in image based input. Full stop. Scanner converts hard copy into soft copy. What is hard copy? जो भी पेपर की फॉर्म में होता है। What is soft copy? जो कंप्यूटर के अंदर होता है या कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, that is soft copy. क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ हार्डवेयर, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है पक्का? अब जल्दी से अपडेट कर लो इसको। तो हेडिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, डेफिनेशन लिख दो। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम।
Input devices are those devices through which user interact with computer system. Underline the word बेटा interact. Keyword है बेटा interact. तो input devices are those devices through which user interact with computer system. Full stop. आगे लिखो सर. Following are the different types of input devices. Following are the different types of input devices. अब ABCD करके लिख लेना, ABCD करके, क्योंकि आपने फर्स्ट लिखा होगा इनपुट डिवाइसेस. तो ये लिखो कीबोर्ड. ये लिखो बेटा कीबोर्ड. कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा? टेक्स्ट. टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक, स्पेशल सिंबल्स. तो लिखो डैश डाल के, कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट. कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट. अंडरलाइन द वर्ड बेटा टेक्स्ट. कीवर्ड है. कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट. अंडरलाइन द वर्ड बेटा टेक्स्ट. फुल स्टॉप. आगे लिखो टेक्स्ट इंक्लूड्स. टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, कॉमा, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, कॉमा, नंबर, अल्फाबेट्स, कॉमा, नंबर्स and special symbols. Text includes alphabets, comma, numbers and special symbols. तो कीबोर्ड से इनपुट किस टाइप का जाता है बेटा? टेक्स्ट की फॉर्म में. टेक्स्ट इंक्लूड्स अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. सेकंड लिखो बेटा माउस. माउस से क्या करते हो? सिलेक्शन. तो सेकंड लिखो माउस. माउस हेल्प्स इन selection based input. Mouse helps in selection based input. Underline the word beta selection. Underline the word beta selection. थर्ड लिखो बेटा माइक. माइक से इनपुट किस टाइप का? ऑडियो या वॉइस की फॉर्म में. माइक हेल्प्स इन ऑडियो और वॉइस बेस्ड इनपुट. Mic helps in audio or voice based input. Keyboard helps in text based input. Mouse helps in selection based input. Mic helps in audio or voice based input. And last लिखो है स्कैनर. स्कैनर क्या बनाता है बेटा? क्या क्लिक करता है? फोटो की जगह वर्ड क्या लिखोगे? इमेज. और एक काम और करता है सर, पेपर की फॉर्म में जो लिखा होता है उसको कंप्यूटर में ले जाता है. पेपर वाले को क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी. कंप्यूटर में जाने के बाद क्या बन जाती है? सॉफ्ट कॉपी. तो स्कैनर में लिखो स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट. स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट. स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी into soft copy. Scanner converts hard copy into soft copy. Scanner helps in image based input. Full stop. Scanner converts hard copy into soft copy. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो सर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. Which device is used to convert hard copy into soft copy? तो डिवाइस का नाम क्या आएगा सर? स्कैनर. तो आपने क्या पढ़ा सर? आपने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा हार्डवेयर. हार्डवेयर का मतलब हार्डवेयर आर दी टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम. फुल स्टॉप. हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. फिर हम लोग इनपुट डिवाइसेस पे. Input devices are those devices through which user interact with computer system. Full stop. पहली input device keyboard. Keyboard helps in text based input. Text includes alphabet, numeric, special symbols. Second mouse. Mouse helps in selection based input. Third mic. Mic helps in audio or voice based input. And last one is scanner. Scanner helps in image based input. और scanner एक काम और करता है. Scanner converts hard copy into soft copy. So this is what your first type of hardware, that is input devices. Sir clear है सबको? अब एक चीज मैंने आपको जो वर्ड अंडरलाइन कराए हैं ये सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? कीवर्ड्स.
You have to write these keywords in your exam. क्लियर है सर? अब एक चीज, नोटिंग करने से फायदा क्या होगा? नोटिंग करने से आपको लिखते लिखते बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो बेटा ये आपका सबसे पहले टाइप का हार्डवेयर था, इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड टाइप ऑफ हार्डवेयर पढ़ाऊंगा, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है बेटा, धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं सेकंड टाइप का हार्डवेयर पढ़ाऊंगा, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। टिल देन गुड बाय। टिल देन गुड बाय।